ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम प्रति भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम। मित्रों, लघु सिद्धांत कौमुदी की आज की कक्षा में हम कुछ हल संधि के सूत्रों को पढ़ेंगे। गत कक्षा में मैंने आपको खरवसानयोर विसर्जनीय सूत्र अच्छी प्रकार से पढ़ा दिया था। उसमें 4 सूत्र थे, चारों के जो उदाहरण थे उनको भी समझा दिया था। आज उससे आगे आचार्य वरदराज महाराज जी अपने विद्यार्थियों को महर्षि पाणिनि का सूत्र पढ़ाने के लिए आते हैं और कहते हैं पुमः खय्यम परे, 8वां अध्याय 3रा पाद 6ठा सूत्र। पदच्छेद पुमः षष्ठी विभक्ति एक वचनांतम, खई सप्तमी विभक्ति एक वचनांतम, अम परे सप्तमी विभक्ति एक वचनांतम। समास है इसमें छोटा सा। अम परो यस्मात् सह अम परः तस्मिन् अम परे, बहुव्रीहि समासः। अम ये प्रत्याहार है। अम प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्ण है उनको कह रहे हैं अम। परः माने अम परे है जिससे, माने अम प्रत्याहारांतर्गत वर्ण परे है जिससे। जिससे किससे ये अभी बतलाएंगे। तो बहुव्रीहि समास में अन्य पदार्थ प्रधान होता है। तो अम परह का अर्थ है अम प्रत्याहारांतर्गत वर्ण परे है जिस वर्ण से, वह वर्ण क्या हो गया? अम परह। चलिएगा अब हम आगे देखते हैं, इसको हटा देते हैं। अब आचार्य वरदराज महाराज जी इसके विषय में क्या कहते हैं उनका अर्थ देखते हैं। अर्थ को देखने से पूर्व हम इसमें ऊपर से एक सूत्र की अनुवृत्ति आ रही है, मतु वसो रु संबुद्धौ छंदसी, इससे रु की अनुवृत्ति आ रही है। ठीक है, आइएगा अब अर्थ देखिएगा क्या कहते हैं। अम परे खई पुमः रुहु पुंस्को किलः पुंस्को किलः। ठीक है, ये उदाहरण है इसके। सरल अर्थ है अम परे खई, तो खय प्रत्याहार है। ठीक है, हमने कहा ये अभी कि एक क्या है? खय प्रत्याहार। खय प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ग के दूसरे और पहले वर्ण आते हैं। वर्ग के पहले और दूसरे वर्ण आ जाते हैं। ठीक है, 5 वर्गों के। और अम प्रत्याहार, ये अम था। अम के अंतर्गत क्या आता है? सारे स्वर आ जाते हैं। हा या व र और ल और य म ङ न, इतने वर्ण आ जाते हैं अम के अंतर्गत। तो अब ये इन्होंने कहा कि खई अम परे, माने खय माने वर्ग का पहला अक्षर अथवा दूसरा अक्षर है, उसके बाद में अम प्रत्याहारांतर्गत कोई वर्ण है तो क्या कहते हैं? पुमः, ये पुम शब्द है, उसको क्या हो जाता है? रुहु, रु आदेश हो जाता है। ठीक है, आइएगा अब देखिएगा इसका उदाहरण देखिएगा। पुम शब्द है आपके पास में ये। ठीक है, आगे आपके पास में है कोकिलः। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। अब देखिएगा, घटाइएगा। पुम शब्द है यहां पर है, खय बाद में है अर्थात क है, खय के अंतर्गत आ जाता है, कोई परेशानी नहीं है।
अच्छा क के बाद में अम है क्योंकि ये ओ है क के बाद में, इस क के बाद में ओ है तो ओ अम के अंतर्गत आ जाता है, तो अम परे भी हो गया। तो ये ख कैसा हो गया, अम परक। तो शर्त घट गई तो क्या हो जाता है, पुम को रू हो जाता है। कहां पर होगा, अलोन्त्यस्य, अंतिमल के स्थान पर होगा। अंतिमल इसमें क्या है, म, तो म के स्थान में क्या हो जाएगा, रू हो गया, ऐसा रू हो जाता है। ठीक है। और उपदेशे अजनुनासिक इत से इसकी इत संज्ञा हो गई, तो क्या बच गया, केवल ये र बच गया। ठीक है। और हमने गत कक्षा में सूत्र पढ़ा था कि अत्रानुनासिकः पूर्वस्य तु वा, अर्थात अत्र माने इस प्रकरण में जो रू विधान किया है उससे पूर्व में क्या हो जाता है, विकल्प करके अनुनासिक हो जाता है। तो ये भी रू हुआ था, तो यहां पर भी इसको क्या हो जाएगा, विकल्प करके अनुनासिक। ठीक है। और जिस पक्ष में नहीं होगा उस पक्ष में आगे दूसरा सूत्र बताएंगे। तो अब क्या बन गया, पूर्ण और कोकिलः। इसके आगे हमें आचार्य वरदराज महाराज जी ने महर्षि पाणिनि का सूत्र बताया था, खरवसान योर विसर्जनीय, अर्थात खर के परे रहते पद के अंत में विद्यमान रू के रेफ को क्या हो जाता है, विसर्ग। अच्छा ये पद है पुम पद था और ये रा है, यहाँ पे रू का रेफ है, ये है और पद के अंत में है जी। तो फिर क्या है, आगे खर है जी। तो खर के परे रहते इसको क्या हो गया, विसर्ग आदेश। ठीक है, ये ऐसा हो गया जी। वहां पर एक बार तिक और बनाया दिया था, संपुंकानाम सोवक्तव्यः, अर्थात संबंधी अथवा पुम संबंधी अथवा कान संबंधी विसर्ग को स हो जाता है, सह कहना चाहिए। तो ये पुम संबंधी विसर्ग है, तो फिर इसको उस वार्तिक ने क्या कर दिया, स। ठीक है जी, ये स कर दिया जी। अब स कर दिया, अब आप इसको मिला दीजिएगा। तो क्या बन गया मिलाने पर, देखिएगा, पुम कोकिलः बन गया। कोकिलः का अर्थ है मेल कोयल। अब देखिएगा, जिस पक्ष में ये अनुनासिक नहीं होता उस पक्ष में हमें आचार्य वरदराज महाराज जी ने आचार्य पाणिनि का दूसरा सूत्र बनाया था, अनुनासिकात् परोनुस्वारः, अर्थात जिस पक्ष में अनुनासिक नहीं हुआ है जी उस पक्ष में क्या हो जाता है, अनुस्वार हो जाता है। तो अब इसको आप अनुस्वार कर दीजिए और सारे काम पूर्वत हो जाएंगे। तो यहां अनुस्वार हो गया। अब आप इसको मिला दीजिएगा तो यहां पर भी क्या हो गया जी, यहां पर भी अनुस्वार हो गया। बन गए आपके दो उदाहरण, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, ये वाला सूत्र यहां घटित हो गया। अब हम इसके आगे आचार्य वरदराज महाराज जी के द्वारा महर्षि पाणिनि का सूत्र देखते हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी सूत्र संख्या 95, कहते नश्छव्य प्रशान, 8वें अध्याय के 3 पाद का 7वां सूत्र। पदच्छेद देखिएगा, नाह षष्ठी विभक्ति एक वचनांतम, छवि सप्तमी विभक्ति एक वचनांतम, अप्रशान प्रथमा विभक्ति एक वचनांतम। आगे देखिएगा समास, छोटा सा समास है, न प्रशान अप्रशान, नई तत्पुरुष समासः। ये नई तत्पुरुष समास है, न प्रशान अप्रशान अर्थात प्रशान को छोड़ करके। ठीक है, अब आ जाइएगा, इसमें ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है पदस्य। ठीक है, और रू की अनुवृत्ति आ रही है मतु बसो रु संबुद्धौ छंदसी से। आइएगा, अब इसका हम आचार्य वरदराज महाराज जी के द्वारा बताया गया अर्थ देख लेते हैं। तो इसमें ये
जो अप्रशांत था ये प्रथमांत तो था, परंतु षष्ठी के अर्थ में प्रथमा है। ठीक है, षष्ठी के अर्थ में प्रथमा यहां दिखाया गया है। आइएगा अब आचार्य वरदराज महाराज जी का अर्थ देख लेते हैं। अंपरे छवि नान्तस्य पदस्य रुह न तो प्रशांत शब्दस्य। बहुत सरल तरीके से बता दिया। कहते हैं अंपरक, पहले ऊपर वाले सूत्र में ख था, खई, इसमें है छवि, तो छप प्रत्याहार के अंतर्गत, ये छप प्रत्याहार है, इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? छप प्रत्याहार के अंतर्गत ये 6 वर्ण आते हैं, छ ठा था च ट त। ठीक है, तो इनके परे रहते, और ये कैसे होने चाहिए? इनके बाद में, अर्थात इसमें से कोई वर्ण है उसके बाद में अम प्रत्याहारांतर्गत कोई वर्ण हो तो क्या होता है? नान्तस्य, माने नान्त कोई पद है, ऐसा पद जिसके अंत में ना है, तो उसको क्या हो जाता है? रूह। और कहते हैं न तो प्रशांत शब्दस्य, ये प्रशांत शब्द है, ये भी एक पद है और न अंत में है, इसको नहीं होता है। ठीक है, इसको छोड़ करके होता है। तो इसके उदाहरण आगे दिखाएंगे। आगे सूत्र आ रहा है, एक दूसरा सूत्र आचार्य वरदराज महाराज जी हमें बतलाते हैं, उसको पढ़ते हैं, फिर इन दोनों सूत्रों के सहयोग से उन उदाहरणों की सिद्धि होगी। कहते हैं 96वां सूत्र विसर्जनीय सह, 8वें अध्याय के 3 पाद का 34वां सूत्र है। पदच्छेद देखिए, विसर्जनीय षष्ठी विभक्ति एक वचनांतम, साह प्रथमा विभक्ति एक वचनांतम, समास कोई नहीं है। अब इसका अर्थ देखिएगा, इसमें ऊपर एक सूत्र है, वहां से खरी की अनुवृत्ति आ रही है। ठीक है, तो ये अर्थ करते हैं आचार्य वरदराज महाराज जी केवल खरी, बस जी। इसका अर्थ है कि विसर्जनीयस्य सह स्यात् खरी, माने विसर्ग को आगे खर प्रत्याहारांतर्गत कोई वर्ण है तो उस विसर्ग को क्या हो जाता है? स हो जाता है। ठीक है, सरल अर्थ है इसका, कोई कठिन अर्थ नहीं। खरवसान और विसर्जनीय से जो विसर्ग किया था, उसी विसर्ग को ये पुनः फिर स कर रहा है। ठीक है, चलिएगा अब इसके उदाहरण हम देखते हैं। इन दोनों सूत्रों से उदाहरण बनते हैं, उनको देखते हैं। उदाहरण कहते हैं चक्रियांस्त्रायस्व, चक्रियांस्त्रायस्व। चलिएगा पहला हम घटाते हैं। हमारे पास में ये शब्द है चक्रिन, ठीक है, आगे त्रायस्व है, ये क्रियापद है। ठीक है, त्रायस्व। अब देखिएगा, अब ये सूत्र घटाना है पहले ये वाला। इसने कहा था कि पदांत नकार को, तो पद के अंत में न है, ये एक पद है। आगे कहते हैं अम परे छवि परतः, माने ऐसा छव प्रत्याहारांतर्गत वर्ण जिसके बाद में अम प्रत्याहारांतर्गत वर्ण हो। तो अब देखिएगा, ये ता है, ता, ये त्र है, त्र में क्या है? पहले ता है, फिर रा है, फिर आ है, ऐसे है त्रा। तो अब देखिएगा, तो ये ता, ये क्या है? छब है, और छब के बाद में अम प्रत्याहार के अंतर्गत रा आ गया, शर्त घट गई। तो इसको क्या हो गया? रू हो गया, न को क्या हो गया? रू हो गया, ये हो गया जी। ठीक है, और उपदेश अनुनासिक इत से इत संज्ञा हो गई, क्या बच गया? रेफ। अब वही सूत्र था अत्रानुनासिक पूर्वस्य तुवा, तो माने जिसको रू हुआ है उससे पूर्व में उसको विकल्प करके क्या हो जाता है? अनुनासिक। तो ये ई है, ई को क्या हो गया? अनुनासिक। ठीक है,
अच्छा जी, फिर खरबसान योर विसर्जनीय, तो इसको क्या हो गया, विसर्ग हो गया जी, विसर्ग हो गया। अब विसर्जनीय सह खरी परतः, ठीक है, खर के परे रहते विसर्ग को, फिर दोबारा सा हो जाएगा। तो अब इस विसर्ग को सा कर दीजिएगा या मिला दीजिएगा, ऐसे मिला दीजिएगा लंबा सा, तो क्या बन गया, चक्रियंस्त्रायस्व। और जिस पक्ष में अत्रानुनासिका पूर्वस्य तु वा नहीं लगा तो क्या लगेगा, अनुनासिकात परोनुस्वार, तो उसको अनुस्वार हो जाएगा। तो इसको हटा दीजिएगा, ये अनुस्वार कर दो, तो चक्रियंस्त्रायस्व बन गया। दोनों उदाहरण बन गए, ये सूत्र घटित हो गया। तो आपका हमने आज विसर्जनीय से सह यहां तक पढ़ा दिया। आगे थोड़े से सूत्र और बचे हल संधि प्रकरण के, उनको आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। फिर विसर्ग संधि आ गई। अब हमारी कक्षाएं तेजी से चल रही हैं, तो आइए इस कक्षा को यहीं विराम करते हैं। आगे की कक्षा में पुनः शीघ्र मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमो नमः।